हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जहां हम 6 to 12th एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी वीडियोज आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिलती है सभी क्लासेस की, वो है 100% फ्री। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, जैसा आप देख ही पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। है ना, तो कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होता है, वैसे कंट्रोल, ये जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा है इसमें कंट्रोलिंग वर्ड लिखा आना चाहिए, बट आपकी बुक में कंट्रोल ही वर्ड लिखा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। सो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है और प्लानिंग करके वो एक डॉक्यूमेंट बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्लान। ठीक है, अब इस प्लान के मुताबिक वो पूरा प्रोजेक्ट संभालते हैं। ठीक है, और बाद में जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाते हैं, और एक्चुअल रिजल्ट्स आने के बाद प्लान्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स में जो भी कमियां होती हैं, जो गैप होते हैं, जिनको हम डेविएशंस बोलते हैं, ये गैप क्यों हुए, इनको एनालाइज किया जाता है। और ये एनालाइज करने के बाद आने वाला जो कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें जब प्लान बनाया जाएगा तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ताकि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो जो प्रीवियस प्लान में हुई थी। तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। ठीक है, अब ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी रट चुका होगा, मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ सेम प्रोसेस। सो कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि प्लान बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट स्टेप क्या है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपिंग बेंचमार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी डिटरमिन्ड। स्टैंडर्ड्स कैन बी ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जैसे उन्होंने सोच लिया कि इस बार हम एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करेंगे, ये क्या है? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। बट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, उन्होंने सोचा इस बार हम सेल्स टारगेट को 10% से बढ़ाएंगे। दिस इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब काम खत्म हो जाता है तो क्या मेजर होती है कि एक्चुअल में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है ना, रियलिटी परफॉर्मेंस क्या है, प्लान के हिसाब से सब कुछ हुआ है या नहीं। ठीक है, सो आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग द actual performance that is taking place through the activities, है ना। These can be determined by observation and by obtaining data from performance reports, है ना। डेटा और ऑब्जर्वेशन से एक्चुअल परफॉर्मेंस पता लगाई जा सकती है, जैसा मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारे पास, प्लान परफॉर्मेंस है, दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, है ना, जो मैंने आपको बताया था। इससे क्या पता चलते हैं? डेविएशंस, यानी कि क्या क्या लूप होल्स है, यानी क्या क्या गैप है। ठीक है, विच गाइड्स मैनेजर इन असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो गैप्स है उनको एनालाइज करो कि आखिर ये प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डेविएशन आए तो क्यों आए, है ना। तो एनालाइजिंग द डेविएशन। ठीक है, सो व्हेन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स देयर विल बी डेविएशंस। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू फाइंड दीज डेविएशन इन द की एरियाज। द मेथड्स यूज्ड इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको हम सीपीसी बोलते हैं, एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। याद होगा ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक था एंड इसमें डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से। तो आपको एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा एनालाइजिंग द डेविएशन। अब क्या होता है कि हमें गैप्स क्यों हुए वो पता चल जाता है। अब उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएं। ठीक है, सो व्हेन डेविएशंस रीच बियॉन्ड एडमिसिबल लिमिट्स द मैनेजमेंट नीड्स टू टेक करेक्टिव एक्शंस। This step is all about correcting the errors so that they do not happen again. This is a very important key line. This step is all about correcting the errors
so that they do not happen again. It is the last step that is taken in place of controlling. ठीक है, ये लास्ट स्टेप होती है. अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना हो, है ना, मान लीजिए आपको ये आंसर का जो राइटिंग पैटर्न है, ये तो चलो सीबीएसई गाइडलाइन आंसर है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा आंसर फ्रेम होगा. बट मान लीजिए कि आपको अपना आंसर और अट्रैक्टिव बनाना है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताती हूँ, वो जरूर बना के आना. फटाफट से यहाँ लिख देंगे अपन कंट्रोलिंग प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कैलकुलेटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा. फिर नेक्स्ट होगा comparing actual performance with standard performance. फोर्थ आएगा analyzing deviations. एंड फिफ्थ आएगा taking corrective measures. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, चालू हुआ ये सेटिंग स्टैंडर्ड से. मैं यहाँ पे एरोस डिफरेंट कलर से बना देती हूँ ताकि आपको प्रोसेस का फ्लो इजीली समझ में आए. ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर कैलकुलेटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. एक सिंपल सी फ्लो चार्ट बनाने से आपके आंसर में लग जाएंगे 4 चांद. लिटरली आपके जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी. एंड फिर आप इन हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइक सेटिंग स्टैंडर्ड्स में आप बोलेंगे कि एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान के मुताबिक पूरा प्रोजेक्ट चलेगा. एक्चुअल परफॉर्मेंस हम कैसे एनालाइज करेंगे? बाय ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस. ठीक है, और कंपैरिजन हम करेंगे तो कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आएगा? कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा कि हमें डेविएशंस पता चलेंगे. ठीक है, अब डेविएशन पता चल चुके हैं, क्या क्या गैप है, पर ये डेविएशन क्यों हुए हैं वो पता चलेंगे. और बाद में हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो. मिस्टेक नॉट रिपीटेड, है ना. इसको फटाफट से फ्लो चार्ट को लिख लीजिए स्टूडेंट्स. ये फ्लो चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज सुपर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलिए, आई होप आपने इसको लिख लिया है. एंड अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल. तो मैनेजमेंट कंट्रोल की टेक्निक्स पता करनी है. सो मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट है ट्रेडिशनल और दूसरी है मॉडर्न. ठीक है, तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में पहली है स्टूडेंट्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, थर्ड ब्रेक इवन एनालिसिस एंड फोर्थ बजटरी कंट्रोल. मॉडर्न टेक्निक्स में स्टूडेंट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है, फिर हमारा पीईआरटी एंड सीपीएम जो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, और फिर है एमआईएस. तो ये है पूरी मॉडर्न टेक्निक्स. अब ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो आप बोलते हो मैम ये तो हमारी एनसीईआरटी में था ही नहीं. स्टूडेंट्स इसलिए रिफ्रेशर्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है. ये रिफ्रेशर्स का पार्ट है. अगर आपने मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया था पूरे डिटेल्ड लेक्चर में तो आपको अब कवर करना है. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर. सो एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल. मैनेजरियल कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स होती हैं. अब आप बोलोगे मैम कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप में आती है? कंट्रोलिंग प्रोसेस में आती है कंपैरिजन के टाइम पर, कंपेयरिंग द एक्चुअल डेटा विद द प्लान परफॉर्मेंस. ठीक है, सो जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है ताकि हम किसका पता लगा सकें? डेविएशंस का पता लगा सके. ठीक है, सो ट्रेडिशनल टेक्निक्स मतलब वो टेक्निक्स जो पुराने जमाने की हैं और ओल्ड डेज में मैनेजर फॉलो करते थे. ओल्ड डेज मतलब पुराना जमाना, है ना. सो फर्स्ट है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी देख के पता करो, है ना. सब कुछ अपनी आंखों से देखो एंड फिर एनालाइज करो डेटा को. ठीक है, सो मैनेजर्स ओवरसी द वर्क कंडक्टेड बाय एम्प्लॉइज. इन दिस टेक्निक मैनेजर्स विल बी गेटिंग राइट इंफॉर्मेशन व्हिच मेक्स वर्कर कीन ऑन परफॉर्मिंग वेल, बट इट इज
इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक एक वर्क को देखना खुद से कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैनेजर मतलब पूरा दिन आंखें ही गड़ाए बैठा रहेगा, वो ह्यूमन सीसीटीवी फुटेज बनना हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या बनना है उसको, ह्यूमन सीसीटीवी। सो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मैनेजर्स टू डू दिस टास्क दीज डेज, बिकॉज दीज डेज स्मार्ट वर्क कल्चर है, इसलिए ट्रेडिशनल टेक्निक है, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्निक क्या हो गई, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स में क्या होते हैं, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स। ये रिपोर्ट्स किसकी होती है, वर्क की। सो ये रिपोर्ट्स बनाने से भी आपका डेटा अच्छे से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। मैनेजर्स कैन गेट द परफॉर्मेंस डेटा which is in form of average percentages, ratios. It can be easily represented in charts and graphs. तो charts और graphs में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जो परसेंटेज रेशियो में होगा, जिसमें हम परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, अब सबसे पहले उसके लिए हमें यह पता करना है कि ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन मतलब जितनी हमने लागत लगाई उतना ही हमने कमाया, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है। समझ आ गया, अब पढ़ लेते हैं इसको। टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड। इट इज दैट पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट बिकम इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। इस टेक्निक का यूज करके मैनेजर्स प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं, thereby devise ways to generate profit, है ना। तो अगर ब्रेक इवन एनालिसिस, ये हमारी ब्रेक इवन लाइन है, इसके ऊपर अगर हमारा ग्राफ जा रहा है तो मतलब हम प्रॉफिट में, और इसके नीचे जा रहा है तो मतलब हम लॉस में, हम जो लागत है वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे ढंग से, ठीक है। समझ रहे हो बात को। सो ब्रेक इवन एनालिसिस से बहुत कुछ पता चल सकता है। नाउ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मतलब यहाँ पे हमने कुछ बजट बनाया, हम घर के लिए भी कुछ ना कुछ बजट बनाते हैं अपने, तो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ बजट बनाती है, उस बजट से एक्सीड कर गया मतलब घपले हैं, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ठीक है। सो इट इज अ टेक्निक वेयर फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस आर डिटरमिन्ड इन द फॉर्म ऑफ बजट्स, ओके। सो इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। तो बजट के बेसिस पे जब एनालिसिस होता है, दिस इज बजटरी कंट्रोल। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी क्लियर है पॉइंट। चलिए अब मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ आप ट्रेडिशनल टेक्निक्स रिवाइज कर लीजिए ताकि हमारे मन में हो जाए वो कॉन्सेप्ट, पक्की वाली मेमोरी में, टेम्पररी मेमोरी में नहीं। कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमारी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है। हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें उसे खुद से मेहनत करके हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना है। वो कैसे होगा, विद द कॉन्स्टेंट रिविजन। तो एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं हम हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स का। तो फर्स्ट है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, थर्ड है ब्रेक इवन एनालिसिस, एंड फिर है बजटरी कंट्रोल। फिर से देखिए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ मॉडर्न टेक्निक्स पे आते हैं। सो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको एक बार रीड करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स मॉडर्न टेक्निक्स भी बहुत ही सिंपल है, राइट। सो फर्स्ट है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी लागत लगाई बदले में क्या मिला, ठीक है। सो इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय अर्निंग पर शेयर इफ इट कम्स टू कंपनीज, एंड ROI के बहुत सारे कैलकुलेशन की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, बट वो हायर लेवल कॉन्सेप्ट है। आप अभी क्लास 12th में ही हो तो इसलिए इतनी परेशान होने की नीड नहीं है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज रिफर्ड टू एज गेन्स और सिमिलर बेनिफिट्स दैट आर अर्न्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन, यानी लागत के बदले में क्या मिला, है ना। उसी को इंग्लिश में कैसे लिखा है देखिए, बहुत ही प्यारी लाइन फ्रेम्ड है। इट इज रिफर्ड टू एज गेन्स और सिमिलर बेनिफिट्स दैट आर अर्न्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन, ठीक है। सो इट गिव्स अ गुड आइडिया ऑफ द रिटर्न्स अ कंपनी इज अर्निंग विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन, ठीक है। नाउ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में मान लीजिए कि मुझे ये पता करना है लिक्विडिटी रेशियो क्या है, यानी कंपनी की कैश कन्वर्जन का रेशियो क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बट अगेन ये सब बहुत हायर लेवल कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस आप क्लास 12th में पढ़ते तो हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, तो वही सेम रेशियो एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम कौन से रेशियोज निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशियो,
सॉल्वेंसी रेशियो, अब ये डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस कितना स्टेबल है, ठीक है। अब आपको ये कहाँ पे पढ़ना है, अगर आपको रेशियोज की प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आपके क्लास 12th की अंबिका मैम टीचर हैं, है ना, अकाउंट्स की, तो यस उनके साथ आपको ये पढ़ना है बहुत अच्छे से। ये आपका चैप्टर आने ही वाला है, आपके टर्म 2 का सिलेबस का है, सो यस, तो आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, सो रेशियो एनालिसिस, इट इज कैलकुलेटिंग वेरियस रेशियोज फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए हमारे डिफरेंट रेशियोज होते हैं, जिसमें टर्नओवर रेशियो, इंसॉल्वेंसी रेशियो, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज दैट इज करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, बहुत सारे रेशियोज होते हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपका रेशियो एनालिसिस अकाउंट्स का चैप्टर फेवरेट बन जाएगा, ये मैं आपको बेट करती हूँ अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो। ओके, और अंबिका मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं बेटा। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स are established and each center head is responsible for the outcome of the center। मान लीजिए कि कंपनी है कोई, उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, ठीक है, एंड उन्होंने अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस डिफरेंट स्टेट्स में ओपन करके रखी है। जैसे पहली ब्रांच है मान लो जहां पे हमारा प्यारा मैग्नेट ब्रेन्स है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सो उन्होंने मैग्नेट ब्रेन्स के आसपास ही मान लेते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स यूजुअली इट्स इन द सेंटर ऑफ भोपाल, है ना, तो यहीं पर कंपनी की एक ब्रांच है। अब मान लीजिए वो मुंबई की कंपनी को भोपाल की कंपनी की रिपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने भोपाल में एक सेंटर हेड बना के रखा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ दैट सेंटर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। सो वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड ईच सेंटर हेड is responsible for the outcome of the centers. The responsibility center includes cost center, revenue center, investment center, profit center। आपको जो एरिया निकालना हो वो आपको बता के देंगे, है ना, सेंटर हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, मैनेजमेंट एंड ऑडिट, अब क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट, क्या होता है कि जो भी लोग हैं, है ना, मैनेजेरियल लेवल पे, हमारी मैनेजेरियल लेवल्स कौन कौन सी होती हैं याद है या नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो भी लोग हैं मैनेजरियल लेवल्स पे, इन लोगों का चीजें एनालाइज करनी है कि ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वेदर दे आर फॉलोइंग इट करेक्टली और नॉट, इज द मैनेजमेंट वर्किंग फाइन और नॉट, है ना। जब हम अकाउंटिंग ऑडिट की बात करते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऑडिट की, तो हम एक एक फिगर को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल ने लिखा है अपने इनवॉइसेस में कि हमारा ये जो बिल है, दिस इज द बिल फॉर चेयर्स एंड डेस्क एंड टेबल्स एंड द बेंचेस विच आर प्रोवाइडेड टू द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। अब उस बिल में उन्होंने लिखा है 7400 का वो बिल है, ठीक है, एक क्लास का, एंड टोटल अगर लेट्स से 24 क्लासेस हैं या जितनी 12 क्लासेस हैं तो उतने से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा। जब एक्चुअल में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने आया तो हर क्लास में 10-10, 2-2, 3-3, 4-4 टेबल्स बेंचेस गायब थी। एंड ये होता है हमारा फाइनेंशियल ऑडिट, है ना, जहां पर हम एक एक चीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। बट जब ऐसी चीजों का ऑडिट करना हो जिसमें मैनेजमेंट ढंग से काम कर रही है या नहीं, मैनेजमेंट को जो काम बोला गया, हमारे जो एम्प्लॉइज है मैनेजरियल लेवल पे, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं नहीं, अब ये जो थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनके ऑडिट को करना है, यानी हम अपनी मैनेजमेंट को संभाल के चल रहे हैं, दिस इज मैनेजमेंट ऑडिट। यस और नो स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे अगर हम मैनेजर्स की चीजों पे चेक रखेंगे, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। एंड फाइनेंशियल ऑडिट इज डिफरेंट, वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चेक ईच एंड एवरी फिगर स्टेटेड इन योर फाइनल अकाउंट्स। यस और नो? अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? इट इज एन ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। इट चेक्स capability of the management and identifies the deficiencies present in the current management system. Okay, it is done through continuous monitoring. तो देख रेख करके continuously इसको किया जाता है. Okay, so this is management audit. नेक्स्टली PERT एंड CPM। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही टफ है, PERT एंड CPM ये क्या है? ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है स्टूडेंट्स। चलिए मैं पहले आपको पढ़ा देती हूँ कि PERT और CPM क्या होता है, फिर हम मॉडर्न टेक्निक पे जाएंगे। सो PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। क्या बोला मैंने? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सो इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग टास्क इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, स्पेशली टाइम नीडेड टू कंप्लीट ईच टास्क। तो अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को के टाइम कंप्लीशन को स्पेशली एनालाइज करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? PERT।
ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, यानी प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में जितनी भी चीजें हैं उस पर क्लोज चेक रखना। ठीक है, अब CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, अब इट इज अ टेक्निक वेयर यू आइडेंटिफाई टास्क दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड डिटरमाइनिंग शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटीज। तो ऐसे टास्क जो प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के लिए बहुत जरूरी है और उनको करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें क्या मेथड्स में आती है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट विच आर सो नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। अब आप बोलोगे मैम क्या ये एग्जाम में आएंगे इनके फुल फॉर्म्स या इनके बारे में? नो, नहीं आएगा। बस ये एग्जाम्पल्स हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स के हैं, ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ इसके फुल फॉर्म पता होना चाहिए और ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है आपको स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग लेफ्ट आउट ना फील करो, आपको फोमो ना हो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आपकी भाषा में। सो दीज आर मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट हेल्प टू डिटरमाइन द शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन. It enables project execution in the most effective way. These techniques are used for construction, shipbuilding industries. तो ये जो कंस्ट्रक्शन और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होती है, इनमें क्लोज चेक रखना होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है। ओके, यहाँ पे वर्कर्स भी परमानेंट नहीं होते, तो इसलिए ये चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, ना MIS तो आप सबको पता है, आप लोग अगर कभी IP सब्जेक्ट से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। हर कंपनी अपनी MIS रिपोर्ट बनाती है, एंड अगर वो नहीं बनाती है मतलब इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं लैक होती है। ठीक है, सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग दैट हेल्प्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड हेल्प्स इन कलेक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स. ठीक है, तो ये हो गया अपना PERT, CPM एंड MIS. आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 2 एकदम क्लियर है। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन 2 का एक धांसू रिवीजन कर लेते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में पहली कौन सी थी बताओ? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दूसरी कौन सी थी स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। तीसरी कौन सी थी? ब्रेक इवन एनालिसिस। चौथी कौन सी थी? बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अब आ जाइए मॉडर्न टेक्निक्स के रिवीजन पर। ROI, फिर है रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड ऑडिट, PERT, CPM, MIS. ठीक है, PERT मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और फिर क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, अब इसमें MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप स्टूडेंट सारे फॉर्मूला एंड सारे फुल फॉर्म्स आपको क्लियर हैं। रेशियो एनालिसिस आप सीखेंगे अंबिका मैम के साथ। आई रिपीट अगेन। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फटाफट से स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? What are the problems faced by organization in implementing an effective control system? यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है जब वो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हो तो। ठीक है, so the following are importance of controlling in an organization. First, controlling helps in achieving goals of the organization. So controlling helps in achieving organizational goals. कैसे? resources का optimum use होता है, यानी resources का wastage नहीं होता. Second, डेफिशिएंसीज करेक्ट होती हैं। ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज। फिर से बोलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, कैसे होगा वो? वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का। वेस्टेज नहीं होना चाहिए मतलब रिसोर्सेज कैसे यूज होने चाहिए? ऑप्टिमम, OPTIMUM, स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है स्टूडेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट, करेक्टिंग डेफिशिएंसीज। ये कौन सा स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का? करेक्टिव मेजर्स लास्ट स्टेप होता है। आई होप आपको ये चीज याद आई। नाउ इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स set by the management. It also helps in reviewing the standards as per चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. तो जब हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो कितने एक्यूरेट थे, हमने जो प्लान बनाया था वो कितना धांसू था कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल टू प्लान निकली. बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो प्लान किया और एक्चुअल में सब बातें सही हुई. ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी पता चलती है. फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या था?
हम ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करते हैं बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स. ओके, इट हेल्प्स एन एम्प्लॉय टू बिकम मोटिवेटेड as they know what the management expects from them. Now it also enables effective decision making by promoting order and discipline. It improves coordination among employees and departments which helps organization productivity. तो ये थोड़े से जनरल पॉइंट्स थे, बट शुरू के 2 पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट थे. अब कंट्रोलिंग इज एन इफेक्टिव फॉर मैनेजमेंट, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. अब आ गए सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. सो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट, द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी सेट फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना क्वांटिटी टर्म्स में बहुत मुश्किल है, विच मेक्स कंट्रोलिंग लेस इफेक्टिव. नेक्स्ट, चेंजिंग फैक्टर्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, लीगल चेंजेस हो गए, बिजनेस पे असर आएगा या नहीं, है ना? बिजनेस के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें कुछ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस पे असर आएगा. सो चेंजिंग फैक्टर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट रिजल्ट इन changing of control mechanism in the organization. Next, controlling will be resisted if it is against the comfort level of employees. मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रही है कॉलिंग का, जो बहुत ही सिंपल है. ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सॉफ्टवेयर लाया, पहली बात जो एम्प्लॉइज बोलेंगे नो नो नो, वी डोंट वांट टू यूज दिस न्यू सॉफ्टवेयर, वी आर सो कंफर्टेबल इन द ओल्ड सॉफ्टवेयर, व्हाई आर यू मेकिंग अ स्विच दिस, है ना? तो ये चीज कंट्रोलिंग से क्या होगा? कंट्रोलिंग रेजिस्ट होगी. ठीक है, एम्प्लॉइज रेजिस्ट करेंगे चेंज को, बट यहाँ पे कौन स्टेप इन करता है? एक अच्छा लीडर जो कि उस चेंज को अडेप्ट करवाता है, एम्प्लॉइज को समझाता है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, आपको आ जाएगा समझ में, इससे आपकी भी ग्रोथ होगी, आपको भी न्यू स्किल सीखने को मिलेगी. नाउ कंट्रोलिंग इज कॉस्टली अफेयर एज बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने पड़ेंगे, तो कंट्रोलिंग एक कॉस्टली अफेयर है. नाउ क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करने से पहले एक बार धासु रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन 3 का. क्वेश्चन 3 में 2 बातें पूछी थी स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंस और दूसरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं कि अचीविंग ग्रुप गोल्स, नेक्स्ट हमारा एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स पता चल जाती है, थर्ड एम्प्लॉय जो है मोटिवेट हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मैनेजमेंट उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, फिर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है और लास्ट कोऑर्डिनेशन एनहांस होता है. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? स्टैंडर्ड जो है क्वालिटेटिव टर्म्स, जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, है ना? तो स्टैंडर्ड्स की दिक्कत है. चेंजिंग फैक्टर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट आउटसाइड द बिजनेस कंट्रोल विल बी रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉइज और लास्ट कॉस्टली अफेयर. ठीक है, आई होप आपको ये कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, निमोनिक्स सारी चीजें याद होती हैं प्रॉपर्ली. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिश्ता है, अब वो डिस्कस करते हैं. फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो. नाउ स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू ट्विंस ऑफ द मैनेजमेंट. बताया था कि नहीं मैंने, है ना? तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के ट्विंस होते हैं. ठीक है, आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, बट जो आपके आंसर्स में लिखी है वो भी लाइन लिख सकते हो. सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर इन एडवांस regarding the work that needs to be done. It is helpful in defining the objectives that are needed to be achieved by individual or organization. Therefore, it is said that planning is about looking ahead. और planning को हम क्या बोलते हैं? Forward looking function इस sense में. ठीक है, which involves predicting the future. Now, controlling takes into consideration the assessment of past performance. Controlling में हम क्या करते हैं? प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, तो हम पीछे की तरफ जाते हैं. तो असेसिंग द पास्ट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग देम विद द प्लान परफॉर्मेंस. ठीक है, ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. अब वेरियस ऑब्जेक्टिव्स दैट आर डिटरमाइंड बाय प्लानिंग विल सर्व एज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच परफॉर्मेंस विल बी डिटरमाइंड. इफ नो स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव आर प्रेजेंट, देयर नो कंट्रोल विल बी नेसेसरी. अगर प्लान ही नहीं है, इफ देयर इज नो प्लानिंग देयर इज नो कंट्रोलिंग. सिंपल सी बात है ना? नाउ तो ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. सिमिलरली, ओनली बाय प्लानिंग विदाउट कंट्रोल no one will monitor the work which will lead to inefficiency and lack of productivity. अगर प्लानिंग कर ली बट कोई कंट्रोल नहीं करा तो क्या मतलब प्लानिंग का, है ना? आप प्लान इसलिए कर रहे हो ताकि चीज़ें प्लान के मुताबिक चले. मुताबिक नहीं चलेंगी तब तो गलतियाँ पकड़ोगे तब तो अगले साल सही करोगे. बट अगर सिर्फ प्लानिंग की है
तो कंट्रोलिंग का कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। फिर एंड कंट्रोलिंग नहीं की है आपने, है ना, सॉरी, अगर सिर्फ प्लानिंग की है और कंट्रोलिंग नहीं की तो फिर प्लानिंग का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। नाउ प्लानिंग एंड कंट्रोल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जैसे ब्रेड और बटर साथ साथ चलते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी साथ साथ चलते हैं। सो बट ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर पार्शियली करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेट वाइज, याद हो या नहीं, है ना, कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग होता है। सो प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हाउ टू डू बेटर। सिमिलरली कंट्रोलिंग ऑल्दो लुक्स एट पास्ट परफॉर्मेंस एम्स एट इंप्रूविंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस, है ना। तो इसलिए बोथ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शंस। इसको मैं आपको मल्टीपल टाइम्स समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, यस मल्टीपल टाइम्स। आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखना, मैंने वहाँ पे एक डेट वाइज फॉर्मेट बताया था, मैं उसको आपको शॉर्ट में अभी भी बता देती हूँ एक बार फिर से, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, देखिए 1 अप्रैल 2023 को ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बनाया। प्लान में मुख्य 2 बातें थी, एक सेल्स टारगेट 20% से बढ़ जाना चाहिए, एम्प्लॉय जॉब वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड एट 15%। इसके अलावा हमारी बैलेंस शीट जो है वो टाइमली रेडी होनी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट टाइमली रेडी होने चाहिए, हमारी बोरोइंग रिड्यूस करनी है बाय 40%, है ना, पे ऑफ करना है सारे लोन्स वगैरह। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में चीज़ें बनाई, ठीक है। अब आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्लान किया वो सब एकदम क्लियर है। अब क्या हुआ, आप 4 मुख्य बातें देखिए। सबसे पहले हमने क्या सोची, बोरोइंग 20% से कम हो, ठीक है, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो, है ना, सॉरी बोरोइंग 40% से कम हो, सेल्स टारगेट 20% बूस्ट हो, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस सब टाइमली प्रिपेयर हो, ठीक है। तो ये हमने कुछ टारगेट सेट किए थे। अब इसमें एक है क्वालिटेटिव टारगेट और ये सब है, ये क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है और ये भी क्वांटिटेटिव है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने कब तय किया था, 1 अप्रैल 2023 को। ये पूरे साल भर के लिए था। तो साल कब खत्म होगा बताओ, साल खत्म होगा 31 मार्च 2024, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये फाइनेंशियल ईयर था, तो अब हमने सिर्फ प्लान किया है, तो इसके मुताबिक देखें तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, तो लिख देते हैं इसके मुताबिक देखेंगे हम, तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि इसके मुताबिक तो प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, ठीक है। अब साल खत्म हुआ, साल खत्म पे हमें ये पता चला एक्चुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हुई, जिसको मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ। तो जब ईयर एंड हुआ ना स्टूडेंट्स, तो तब क्या हमने देखा कि हमारी बोरोइंग्स तो बढ़िया से रिड्यूस हो गई हैं। बोरोइंग 40% नहीं 50% से हमने हमारी बोरोइंग को रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। सेल्स टारगेट जो है वो 20% नहीं, सेल्स टारगेट 40% अचीव हुआ, मतलब कंपनी के जो सेल्स पर्सन है वो उम्दा काम कर रहे थे एकदम। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह सब टाइमली प्रिपेयर हुआ, बट एक चीज है जो लैक करी, वर्किंग कंडीशंस पुअर हो गई और एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनसे ऑर्गेनाइजेशन ने ओवरवर्क करवाया। तो एम्प्लॉय टर्नओवर यानी करीबन 25 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है और उनसे इतना काम करवाया गया। भले प्रोडक्शन सही हो गया है ना, भले बूस्ट हो गई चीजें, बट
आपके एम्प्लॉयज ही ना खुश है। इफ यू आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज, देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा किसने कहा था? रतन टाटा जी ने। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रख पा रहे तो देन देयर इज नो पॉइंट। ठीक है, सो वर्किंग कंडीशंस भी क्या हो गई? पुअर हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास प्लान परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, ये हमारी क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब क्या हुआ? कंट्रोलिंग फंक्शन अब चालू होगा। एक मैनेजर आया, उसने देखा कि प्लान क्या था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग फंक्शन स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या देखा? प्लान परफॉर्मेंस क्या थी। तो यहां पर प्लानिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स? बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब उसने देखा कि ये जो गैप आ रहे हैं, ये जो वर्किंग कंडीशन पुअर हुई है, ये जो डेविएशन है, ये किस वजह से आया डेविएशन? ठीक है, ये डेविएशन किस वजह से आया? तो उसने इसके करेक्टिव मेजर्स लिए और ये करेक्टिव मेजर्स आने वाले साल यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक में काम आएंगे। ठीक है, आने वाले साल में। तो इस केस में कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो गया और यहाँ पे प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग हो गया। यस और नो? क्योंकि हम इस प्लान में करेक्टिव मेजर्स को इंक्लूड करके न्यू प्लान बनाएंगे, तो आने वाले साल का प्लान पिछले साल का प्लान देख के बनाया जाएगा। तो इस केस में प्लानिंग जो है बैकवर्ड लुकिंग हो गया। यस और नो? तो इसलिए अगर कोई आपसे बोले कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, तो आप बोलोगे यस इट इज करेक्ट बट इट इज पार्शियली करेक्ट। एंड अगर कोई आपसे बोले कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, तब आप बोलोगे यस इट इज करेक्ट बट इट इज पार्शियली करेक्ट, एज कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। एंड कोई आपसे आर्ग्यू करे तो आप उनको ये वाली चार्ट दिखा देना कि मैम ने बताया था कि ईयर वाइज अगर हम देखें, फर्स्ट साल अगर प्लान बनता है यानी ऑर्गेनाइजेशन अभी चालू ही हुई है, तो पहले ईयर आप बोल सकते हो कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। बट आने वाले सालों में जो न्यू प्लान्स बनेंगे वो पिछले प्लान्स के करेक्टिव मेजर्स को बना के बनेंगे, इसलिए उस केस में प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग हो जाएगा। और इस साल हम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं आने वाले साल के लिए, तो इस केस में आने वाले साल के लिए कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बन जाएगा। यस और नो? तो इसको आपको समझ के चलना है और यही बात यहाँ पे समझाई गई है वर्ड्स में। मैं 1 मिनट स्क्रीन से हट जा रही हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर दिखे। ओके, अब वर्ड्स में यही बातें समझाई गई हैं जो आप लोगों को कई बार नहीं समझ आती। ठीक है, कि but all these statements are partially correct as planning is done on the basis of past experiences and how to do better. Similarly, controlling although looks at past performance, it aims to improve future performance. It can be said that both planning and controlling are forward and backward looking functions and are very important from the organization point of view. ठीक है, I hope आपको ये पूरा क्लियर है ना? इजी पीजी, आपको समझ में आया अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलो स्टूडेंट्स, सो अ कंपनी एम लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन फॉर बोथ डोमेस्टिक इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट, है ना? सो इंटरनेशनल मार्केट और भारत का मार्केट दोनों में सप्लाई होगी। नाउ इट हैड एंजॉयड अ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर एंड ऑल्सो हैड अ लोकल कस्टमर फॉलोइंग, है ना? तो इस मोबाइल कंपनी की एम लिमिटेड की अच्छी फॉलोइंग है, बट लेटली इट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग सम प्रॉब्लम्स because its targets have not been met with regards to sales and customer satisfaction। मतलब जो प्लान किया था सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के टारगेट वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में मीट नहीं किए। ठीक है, सो also mobile market in India has grown tremendously and new players have come with better technology, यानी competitors external factors भी present है। ठीक है, now and pricing, this is causing problems for the company, it is planning to revamp इट्स कंट्रोलिंग सिस्टम। अब कंपनी क्या कर रही है? अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प कर रही है यानी नए सिरे से बना रही है। ठीक है, एंड टेक अदर स्टेप्स नेसेसरी टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स इट इज फेसिंग। ठीक है, तो नए स्टेप्स वो लेना चाहती हैं प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर ए, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स द कंपनी विल डिराइव फ्रॉम अ गुड कंट्रोल सिस्टम। तो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे? फर्स्ट,
कंपनी विल डिराइव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। फर्स्ट है डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम विल बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टिव स्टेप्स कैन बी टेकन। सो कंट्रोलिंग में क्या होता है, डेविएशंस को एनालाइज करते हैं तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। सो वो जो डेविएशंस पता चलते हैं वो डेविएशंस क्या है, डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है। सो डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम विल बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टिव स्टेप्स कैन बी टेकन। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव इन द राइट वे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ द सेट स्टैंडर्ड्स कैन बी डिटरमाइंड, इफ नीडेड द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कैन बी एप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड, ठीक है। एक्यूरेसी भी पता चल जाती है। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, वेस्टेज बहुत मिनिमम होता है। सो ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन विल अकर सो दैट देयर विल बी लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मोर एफिशिएंसी। और लास्ट, एम्प्लॉइज विल बी अवेयर ऑफ देयर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉइज को पता है कि उनको क्या करना है, कितनी देर में काम करना है, ठीक है, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्टली, how can the company relate its planning with control in this line of business to ensure that its plans are actually implemented and targets attained? तो कैसे कंपनी करेगी ये चीज? सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड फंक्शन है। प्लानिंग में क्या होता है कि क्या करना है, व्हाट ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी अचीव्ड और स्टेप्स कौन से फॉलो करने। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि इवैल्यूएशन करना वर्क को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लेना, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। इन द करंट सिचुएशन प्लान्स कैन बी मेड। अब करंट सिचुएशन क्या थी, एम लिमिटेड के लिए कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे, ठीक है। अब वो लोग रिवैम्पिंग कर रहे हैं, स्पेशली प्राइसिंग का भी इशू था और उनके जो मेथड्स थे वो पुराने हो चुके थे। सो in the current situation, plans can be made with regards to customer satisfaction, sales and pricing policy. In the event of lack of standards, there will be no control. अगर planning अच्छे से नहीं हुई तो कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। अब गिव स्टेप्स इन द कंट्रोल प्रोसेस दैट कंपनी शुड फॉलो टू रिमूव प्रॉब्लम्स इट इज फेसिंग। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के आपको स्टेप्स बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, कंपैरिजन करो, डेविएशन एनालाइज करो एंड लास्ट करेक्टिव मेजर्स लो। अब इसी को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड शुड बी सेट अप व्हिच विल सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड्स कैन बी इधर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में दिक्कतें होती हैं नंबर्स में एनालाइज करने के लिए, जैसे जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। नाउ आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड, ठीक है, एंड इट कैन बी डन बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिंग डेटा, मेकिंग ग्राफ्स एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपैरिजन करना एक्चुअल को स्टैंडर्ड से और डेविएशन को एनालाइज करना, ठीक है। देन नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लेना। अब डेविएशंस जो हैं परमिसेबल रेंज में है तो उस पर काम कर सकते हैं। अगर डेविएशन परमिसेबल रेंज में नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सेप्शन मेथड्स जो हैं ये सब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ करेक्टिव स्टेप्स लास्ट पार्ट होते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के, जिसमें हम आने वाले फ्यूचर के लिए सारी चीज़ों को सही करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर शांतनु इज अ चीफ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी। मिस्टर शांतनु जी कौन है, बहुत ही रुतबे वाले पर्सन है, यानी चीफ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में होंगे ये, ठीक है। दैट मैन्युफैक्चर गारमेंट्स। क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, गारमेंट्स की, कपड़ों की। ही इज कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजर, he called the production manager and instructed him to keep a constant and continuous check on all the activities related to his department so that everything goes as per the set plan. तो शांतनु जी कौन थे, टॉप लेवल पे थे। इन्होंने मिडिल लेवल के प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि अपनी जो डिपार्टमेंट है, अपना जो डिपार्टमेंट है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उन पे क्लोज चेक रखो। मतलब क्या करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, याद आया कि नहीं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करने बोल रहे हैं वो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोल रहे हैं। ही ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू कीप अ ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट टारगेट्स आर अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब काम खत्म होना चाहिए, एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज काम खत्म होना चाहिए, ठीक है। सो वो चाहते हैं काम खत्म हो, कम कॉस्ट में अच्छे से रिसोर्सेज का यूज हो, है ना, वेस्टेज ना हो बिल्कुल, ठीक है। सो उन्होंने ये भी बोला कि आप ना डेटा का ट्रैक रखो, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का ट्रैक रखो,
ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को अच्छे से उन्होंने रिमांड पे लिया। नाउ डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबाउ सिचुएशन। अब आपको यहाँ पर हिंट भी देके रखी है, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एंड परवेसिव, एनी 2 आपको बताने हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग फीचर्स आर highlighted here. By keeping an eye close watch on the progress of work and constantly engaging in work towards attaining the goals of the organization, it is a goal oriented approach. First characteristic क्या है कि controlling is a goal oriented approach. Personal observation से आप जो है चीज़ों को ठीक करते हो। Now controlling is pervasive function, यानी controlling हर जगह present होती है, exercise by manager on any level, है ना, चाहे वो lower level पे हो, middle level पे हो, top level पे हो, हर level पर controlling function exercise होता है ना। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो जस्ट अभी देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें आप, ठीक है। तो फर्स्ट है controlling helps in achieving the organization goals by optimum usage of resources and minimum wastage and correction of deficiencies. It helps in determining accuracy of the standards set by the management, है ना। It helps an employee to become motivated as they know कि क्या काम करना है, मैनेजमेंट उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। फिर it enables effective decision making in the organization by promoting order and discipline. And last, it improves coordination. तो सेम चीज हमने अभी एक क्वेश्चन में देखी थी, वापस वो आपसे केस स्टडी फॉर्मेट के सब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए आपको एक एक चीज पर स्टूडेंट्स क्लोज वॉच रखना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको एकदम क्लियर है एंड दिस इज द एंड टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया। मैंने एकदम क्रिस्प, क्लियर एंड कंटेक्सचुअल क्लैरिटी आपको दी है, जिससे आपको डेटा बेसिस और बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, की नोट्स, की लाइंस सब अच्छे से क्लियर हो गया। बस राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, लाइक 2 क्वेश्चंस एक दिन में लिख के जरूर देखा करो फ्रॉम एनी चैप्टर, ताकि इन्हांसमेंट हो आपकी आंसर राइटिंग में। ओके आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल। एंड हमारा एक और चैनल है स्टूडेंट्स, जहां पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलते हैं एंड स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स भी आपको मिलता है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, जो दिसंबर अराउंड चालू होगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ये हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट है, जहां पे आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारी क्लासेस मिलेंगी। एंड दिस इज आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पैनल, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप हम सभी पे हैं। आपको सभी से मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करना है। शॉर्ट्स, कस्टम वीडियोस, केस स्टडीज, CBSE सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस, आपको A to Z पूरी नॉलेज मिलेगी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे MIQs एंड MCQs। थैंक यू सो मच।